भारतीय फुटबॉल टीम बृहस्पतिवार को फीफा विश्व कप क्वालीफायर में कुवैत के खिलाफ साल्ट लेक स्टेडियम पर उतरेगी तो उस पर दोहरी भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा होगा। एक तो यह दिग्गज स्ट्राइकर सुनील छेत्री का अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा, दूसरा टीम को विदाई के तोहफे में हर हाल में जीत चाहिए होगी। हालांकि यह आसान नहीं होगा। दोनों की फीफा रैंकिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। भारत 121वें और कुवैत 139वें स्थान पर है। यहाँ मिली जीत भारतीय फुटबॉल की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। भारत जीतने पर पहली बार विश्व कप क्वालीफायर के तीसरे दौर में पहुंच सकता है और 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 94 गोल करने वाले छेत्री के लिए इससे बड़ा तोहफा और कोई नहीं हो सकता है। छेत्री इस मैच को अपना अंतिम मैच मानकर दबाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं। छेत्री कहते हैं कि वह संन्यास की घोषणा पहले कर चुके हैं और अब उनका ध्यान सिर्फ कुवैत के मैच पर है। संन्यास की बात खत्म हो चुकी है। संन्यास के बाद साथी खिलाड़ियों से मिले हुए उन्हें 20 दिन हो चुके हैं। ड्रेसिंग रूम में इस बारे में कोई बात नहीं होती है। छेत्री बीते वर्ष सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में कुवैत को पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 से और विश्व कप क्वालीफायर के पहले मैच में इस टीम को हराने में उल्लेखनीय भूमिका निभा चुके हैं। यूपी के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें घटने का असर केंद्र में बनने वाली एनडीए 3 की सरकार में भी दिखेगा। माना जा रहा है कि इस बार मोदी सरकार में यूपी की भागीदारी कम होगी। सूत्रों का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में चुनाव हारने वाले केंद्रीय मंत्रियों के स्थान पर कुछ नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दरअसल 2019 के चुनाव में यूपी में भाजपा ने एनडीए समेत कुल 65 सीटें जीती थी, जबकि इस बार यह आंकड़ा 36 पर ही सिमट गया है। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार सीटों की संख्या को देखते हुए ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी की भागीदारी दी जाएगी। हालांकि इस पर फैसला 7 को दिल्ली में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होने वाली भाजपा की बैठक में लिया जाएगा। इस बैठक में चुनाव के परिणामों की समीक्षा, केंद्र सरकार के स्वरूप समेत प्रदेशों की सरकार में भागीदारी पर चर्चा की जाएगी। निवर्तमान मोदी सरकार में यूपी से ब्राह्मण चेहरे के तौर पर शामिल रहे महेंद्र नाथ पांडेय और अजय मिश्र टेनी चुनाव हार गए हैं। इसलिए माना जा रहा है कि इनके स्थान पर पूर्व डिप्टी सीएम व राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा, प्रदेश पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद की लॉटरी लग सकती है। देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी लंबे समय से सत्ता पर काबिज है। 70 में से 62 विधानसभा क्षेत्रों में आप के विधायक हैं। इसके बावजूद भाजपा ने तीसरी बार 7 लोकसभा सीटों पर भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी में हलचल बढ़ गई है। दिल्ली के सभी विधायकों की शाम को सीएम आवास पर बैठक के लिए बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि आज शाम करीब 5 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। बैठक में पार्टी के सभी विधायकों के अलावा बड़े नेता भी मौजूद होंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। कुल 7 सीटों में से जहां 4 पर आप तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। गठबंधन के उम्मीदवार आपके 44 विधायकों के क्षेत्रों में धराशायी हो गए। आपके 4 उम्मीदवारों में से 3 वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन इन तीनों में से 2 अपने ही विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार से हार गए हैं। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ 18 क्षेत्रों पर ही गठबंधन के उम्मीदवारों को भाजपा उम्मीदवार से जीत मिली है। कोरोना से भी खतरनाक माना जा रहा H5N1 वायरस एवियन इन्फ्लुएंजा कई देशों में तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। हालिया रिपोर्ट्स में अमेरिका के कई शहरों में इसके गायों और दूध के माध्यम से भी इंसानों में फैलने के मामले सामने आए थे। इसी महीने की शुरुआत में भारत में भी H5N1 वायरस के मामले बढ़ने को लेकर अलर्ट किया गया था। H5N1 वायरस को बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि उन्हें पहली बार 23 मई को मामले के बारे में जानकारी मिली। यह कोरोना वायरस से 100 गुना अधिक खतरनाक संक्रमण हो सकता है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) ने एक रिपोर्ट में कहा, फिलहाल H5N1 वायरस के एक से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के मामले नहीं देखे गए हैं। हालांकि इसके लक्षण और संक्रमण के जोखिमों को लेकर सभी लोगों को निरंतर सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता है। इस वायरस से संक्रमण की स्थिति में हल्के से लेकर गंभीर लक्षण हो सकते हैं। इससे मृत्युदर भी अधिक होने का जोखिम रहता है। इसी महीने की शुरुआत में भारत सरकार ने देश में बर्ड फ्लू को लेकर एक एडवाइजरी जारी करते हुए 4 राज्यों को विशेष सावधानी बरतते रहने की सलाह दी थी।
मुंबई के पवई के एक झुग्गी इलाके में गुरुवार को बृहन्मुंबई नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने बवाल कर दिया। इस दौरान कार्रवाई करने पहुंचे पुलिसकर्मियों और बीएमसी के अधिकारियों पर पथराव किया गया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे हुई घटना के तुरंत बाद बीएमसी ने अतिक्रमण विरोधी अभियान रोक दिया। उन्होंने कहा कि पवई के जय भवानी नगर में जब अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चल रहा था, तब स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों और बीएमसी टीम पर पथराव किया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी पथराव में घायल हो गए। पथराव की घटना का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें पुरुषों और महिलाओं का एक समूह पुलिस और बीएमसी कर्मचारियों पर पथराव करते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि पुलिसकर्मी पत्थरों से खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम को जमानत मिल गई है। यह आदेश दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है। कोर्ट के समन जारी करने के बाद तारीख से पहले ही कार्ति चिदंबरम पेश हो गए थे, जिसको देखते हुए ईडी और सीबीआई की विशेष जज कावेरी बावेजा ने चिदंबरम को जमानत दे दी। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट के आधार पर कार्ति चिदंबरम को समन जारी किया था। कोर्ट ने 1 लाख रुपए को निजी मुचलके और इतनी धनराशि पर आरोपी को जमानत दी है। ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। मामले में कार्ति चिदंबरम के अलावा 3 अन्य लोगों को ईडी ने आरोपी बनाया था। उस समय कार्ति के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे। मामले में सीबीआई के मामला दर्ज करने के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी केस दर्ज किया गया था। सीबीआई के मुताबिक इस मामले में करीब 50 लाख रुपए की रिश्वत ली गई थी।